हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण के अंतर्गत अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष व्यंजन वर्णों का विभेद और वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखने का कष्ट करेंगे, तभी आपको यह हमारा वीडियो समझ में आएगा। और लास्ट में हम बहुत ही अच्छा जो है साल्टिक बताने वाला हूं, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। इसके माध्यम से आप अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष सभी व्यंजनों का एक ही ट्रिक में जो है याद कर लेंगे और याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक नज़र से देख लेंगे तो आपके दिमाग में मानचित्रीकरण हो जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अघोष और सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण जो व्यंजन हैं ये थोड़ा तुरंत तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में समझ में नहीं आता है कि कौन किस में रहेगा, कौन वर्ण किस में रहेगा। तो इसके लिए मैं जो साल्टिक बनाया हूँ, 2 साल्टिक हमारे पास है, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको ग्राह्य होगा, जो आपके अंतस्थ और में कंठस्थ होगा, उसको आप जो है लिखिएगा और नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ज़्यादा हम देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे और हमारे चैनल एजुकेशनल चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे वीडियो के नीचे देखेंगे कि वहाँ पर एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो फिर 3 घंटी आएगी, तो सबसे ऊपर वाली घंटी जिसमें आल लिखा है उसको आप टच करेंगे तो हमारे सभी भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको निरंतर जो है मिलते रहेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो इसके वीडियो में, पूर्व के वीडियो में मैं बृहद स्तर से बता चुका हूं, लेकिन बिना भूमिका की, मान लीजिए कोई पहला यह जो हमारा वीडियो है, मान लीजिए कोई पहली बार देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। इस नाते मैं हर वीडियो में थोड़ा सा भूमिका डाल देता हूं, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी, स्टूडेंट उसको शुरू से समझ सके। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, यहाँ पर लिखा है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। मैं शुरू से बता रहा हूँ व्यंजन वर्णों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और किसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए, यहाँ व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी वर्ण या कोई भी अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो वो हमारे जो शरीर या मुख के अंग हैं, मान लीजिए ये है, ऐसे देखिए, ये हमारी श्वास नलिका है। अब इसमें जो है कई अंग हैं, जैसे आपका यहाँ पर तालु है, इसके नीचे कंठ है, कंता, उसके बाद यहाँ आपका मूर्धा है, फिर यहाँ आपका दांत है, दंत है, उसके बाद यहाँ आपका ओष्ठ है। तो जो वर्ण जिस स्थान से, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो वर्ण जहाँ से निकलती है और जहाँ से उच्चारित होती है, जैसे मान लीजिए कंठ से उच्चारित होती है तो उसको कंठ ध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका तालव्य से, तालु से उच्चारित होती है तो उसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। या आपका मूर्धा से उच्चारित होता है जो वर्ण, उसको आप जो है मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार आपका जो दंत से उत्पत्ति होती है, उच्चारित होता है जो वर्ण, उसको हम दंत ध्वनियाँ कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम ओष्ठ से जो है जो शब्द या जो वर्ण, जो अक्षर उच्चारित होते हैं उनको हम ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो उच्चारण स्थान मतलब जहाँ से यह वर्ण उच्चारित, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ उच्चारण स्थान पर।
तो उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब जैसे आपका कंठ, दंत, ओष्ठ और जो है तालु, मूर्धन्य, कुछ कुछ शब्द दो दो से मिलकर, जैसे कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार ये जो मैं उच्चारण स्थान के आधार पर है, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। आप हमारे पूर्व के वीडियो में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं और बहुत अच्छा वीडियो है। तो हम यहाँ ज़्यादा न जा कर के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है, ये दो प्रकार का है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, जहाँ हमारे मुख के अंग के जिस अंग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान के आधार पर कहते हैं। और जो मैं आगे वीडियो पढ़ा रहा हूँ, यह जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न का मतलब होता है कम और अधिक भी हो सकता है। जैसे हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी वर्ण को हम जानबूझकर कम भी कर सकते हैं और जानबूझकर अधिक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उस कोशिश के आधार पर जो है उच्चारण प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम जो है जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है, पहले इसका हम जो है वर्गीकरण करते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि आप हमारी वीडियो हो सकता है पहली बार देखे हों, तो आपको हमारा क्वालिटी मालूम हो जाएगा कि हमारा वीडियो किस प्रकार का है। तो यहाँ देखिए, व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो अब इसको हम जो है मानचित्रीकरण किए हैं, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, तो यहाँ जो मैंने पूर्व में लिखा था, इसके पहले उसी को मैं विभेदीकरण किया हूँ, वर्गीकरण किया हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया ही अभी पूर्व में कि उच्चारण स्थान के आधार पर फर्स्ट, और दूसरा तो होता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार हैं, हमारे इसी वीडियो में आप एक जगह दे सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर हम बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं, जिससे कि आप जो हमारा जो मुख्य विषय है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इसको हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण का मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार हैं, उसको मैं एक नज़र में पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में अगर उसके पूर्व में वीडियो आप देखे हो हमारा, तो वो भी आपको जो है पुनः स्मृति में आ जाए, याद हो जाए। तो पहला है कंठ व्यंजन, दूसरा है तालव्य व्यंजन, तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन, फिर है दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, वर्ष व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, कंठ तालव्य व्यंजन, कंठ काकल या अलिजिह्वा व्यंजन, इसी को स्वर अंतर्मुखी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे है को जो है कंठ काकल या अलिजिह्वा या स्वर अंतर्मुखी व्यंजन कहते हैं। फिर है दंतमूल और नासिक के व्यंजन। तो कहने का मतलब है, अब इसमें कंठ में एक प्रकार से, जैसे आपको क वर्ग में क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा आता है, तो इस प्रकार से तालव्य में आ जाएगा आपका कंता मूदा ओष्ठ, इसमें आ जाएगा च छ ज झ इया। तो इसी प्रकार से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार का सभी जो हमारे स्वर और व्यंजन है, जो हमारी वर्णमाला है, उस वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, उन 52 वर्ण में कौन कौन किस उच्चारण स्थान से निकलते हैं, इसके विषय में आप हमारे पूर्व की वीडियो में देख सकते हैं। हमारे वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के उसको आप देख सकते हैं, उसमें सब दिया गया है। दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है अवयों के आधार पर, अवयों के आधार पर, दूसरा है श्वास के आधार पर, और तीसरा है स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर। तो अवयों के आधार पर, अवयव मतलब ये होता है अंग, जो हमारे मुख के अंग हैं, ठीक है। अवयव मतलब होता है अंग प्रत्यंग, जो हमारे मुख के अंग है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो हमारे मुख के अंग हैं, उन अंगों के आधार पर जो है, और उसमें भी आंतरिक प्रयत्न, ये
आंतरिक प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। तो जो हमारा आंतरिक प्रयत्न, जो हमारे मुख के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, उनकी आंतरिक प्रयत्न के आधार पर जो है इसको मुख्य रूप से बांटा गया है। इसको आप देख लीजिए, इसमें कौन कौन है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। ठीक है, ये हमारा जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, अओं के आधार पर है। अब उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार में इसमें अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह एक है, यह क्या है, एक है, यह एक जो है अंक है। ठीक है, तो यह एक अंक है। और इसी प्रकार एक यह हो गया 11, तो ये भी जो है ये भी क्या है, अंक है। लेकिन इसका नाम क्या है, एक और एक। यहाँ क्या है, एक एक, मतलब ये भी एक है और ये भी एक है, लेकिन इसका समेकित नाम क्या है, ये सब क्या है, अंक है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए 4, 5, 6 दिया गया है, ये इसका नाम है, ये क्या है, नाम है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, ये सब नाम है। ठीक है, और इसका एक समेकित नाम, इसको हम क्या कहते हैं, अंक। क्या कहते हैं, अंक। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारे मुख के अंग हैं, तो उनका वहाँ से जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, यहाँ से जो उच्चारण होता है उसको उच्चारण स्थान के आधार पर कहते हैं। और समेकित, जैसे मान लीजिए स्पर्श, हमने लिखा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का एक समूह है, क्या है, एक समूह है। जैसे अंक, जैसे अंक, ये इसका नाम है। तो स्पर्श व्यंजन में ये जरूरी नहीं है कि एक अक्षर आवे, तो इसमें जो है स्पर्श व्यंजन में टोटल 25 जो है अक्षर हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब इसमें जो है 5-5 अक्षर हैं। इसमें क्या है, 5-5 अक्षर है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म। तो ये 25 जो है हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसी प्रकार का जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में जैसे आपका आ जाएगा य, र, ल, व, ये आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अर्धस्वर व्यंजन में आप आइए, तो अर्धस्वर व्यंजन में आपका यह है और वह है। इसी प्रकार का जो है उष्म संघर्षी व्यंजन है, तो उष्म संघर्षी व्यंजन में आपका आ जाएगा श, श, श। फिर आपका आ जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इसमें आपका होगा च, छ, ज, झ, य। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन आपका हो जाएगा ल, लुंठित व्यंजन आपका हो जाएगा र, उत्क्षिप्त व्यंजन आपका हो जाएगा ढ, ये बिंदी वाला नीचे, और ढ। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन, ये पांचवा अक्षर जिसको कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये आपका पंचमा अक्षर भी इसको कहते हैं। तो इन पंचमा अक्षर का जो समेकित नाम है उनको अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं। जो हमारे हवा जब हमारी नाक से निकलती है उस समय जो हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हीं को जो है अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। यह स्पर्श व्यंजन के लास्ट में होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, न। तो इस प्रकार का ये जो है स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया। ये स्पर्श व्यंजन में आपने बताया ना, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, 25 अक्षर इसमें होता है। ठीक है, तो ये जो है जो अंक है ये अंक हैं और ये उसका नाम है। जो उच्चारण स्थान है वो उसका नाम है, और जो ये हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर एक प्रकार से समझिए कि ये सामूहिक नाम है। ठीक है, अब दूसरा है श्वास के आधार पर। इसको मैं इसके पूर्व के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हूँ। इसको आप जा कर के हमारे जो है पूर्व के वीडियो, जो हमारा 8वां वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। हमारा 9वां वीडियो है वर्ड विचार के अंतर्गत। अब दूसरा क्या है, श्वास के आधार पर। ठीक है, श्वास के आधार के मतलब
दो भाग हैं, ठीक है। एक है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प, यहाँ देखिए अल्प लिखा है और यहाँ महा लिखा है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अल्प मतलब हमारी जो सांस है, हमारी जो प्राणवायु है, वो कम सांस लेने पर जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों की उत्पत्ति में हमारी सांस जो है अल्प प्राण से ज़्यादा या दुगुनी तिगुनी लगे तो उस वर्ण को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये श्वास के आधार पर, मतलब श्वास लंबा और छोटा के आधार पर है। लंबा मतलब महा और छोटा का मतलब अल्प होता है। ये इसके जो है शब्दों से ही भान आभास हो जाता है कि कौन अल्प प्राण व्यंजन है और कौन महाप्राण व्यंजन। इसको मैं अभी आज बृहद स्तर से पढ़ाने वाला हूँ। अभी इसका मुख्य हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। बहुत से ऐसे मतलब लोग पढ़ाते हैं कि मतलब सीधे डायरेक्ट पहुँच जाते हैं कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये डायरेक्ट पढ़ा देते हैं। लेकिन उनको अगर कहा जाए कि यह जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह जो है अल्प प्राण और महाप्राण किसके अंतर्गत आता है तो शायद नहीं बता पाएंगे। उनको बताना चाहिए कि जो अल्प प्राण व्यंजन है और जो महाप्राण व्यंजन है यह श्वास के आधार पर, वाह प्रयत्न के आधार पर है, ठीक। और उसी प्रकार से ये जो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, यह उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, अवों के आधार पर, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ है अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर, वाह प्रयत्न के आधार पर है। किस पर है? वाह प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो दो है व्याह प्रयत्न के आधार पर, एक श्वास के आधार पर और एक है स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर। ये हमारा दोनों जो है वाह प्रयत्न के आधार पर है और ये जो अवों के आधार पर है ये आंतरिक प्रयत्न के आधार पर है, ठीक है। तो अब हम आपको जो है अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है श्वास के आधार पर। मैंने आपको भी बताया है कि जो है श्वास के आधार पर मतलब वाह प्रयत्न के आधार पर जो है इसके दो भाग हैं, एक है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अल्प प्राण व्यंजन परिभाषा क्या है? जो हमारी परिभाषाएं हैं बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं, बहुत ही जो है समझने में बहुत ही आसान हैं और आप इसको अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। और मैं जो उदाहरण दूंगा वो बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगा प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष का, जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस आप हमारा वीडियो देखते चलिए। आपको मैं जो है अपने ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद करा दूंगा कि आपको मतलब देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप वैसे ही समझ जाएंगे कि कौन वर्ड जो है अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष है, कौन सघोष है। बस आप हमारा वीडियो अंत तक आप देखते रहिए। अब यहाँ देखिए लिखा है अल्प प्राण व्यंजन की परिभाषा। चूँकि ये मान लीजिए कोई पूछ ही दे कि अल्प प्राण व्यंजन की परिभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। फिर उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है तो आप क्या बताएंगे। इस नाते मैं जो है इसको एक बृहद स्तर पर लिख दिया हूँ कि जिससे कोई परिभाषा, या मान लीजिए कोई टीचर है मान लीजिए, वो हमारी अल्प प्राण और महाप्राण अघोष सघोष व्यंजन की जो है ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे कि ये कौन अल्प प्राण व्यंजन है, कौन महाप्राण व्यंजन है, कौन अघोष व्यंजन है, कौन सघोष, ये तो जान जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो कैसे पढ़ाएंगे? बिना परिभाषा को तो पढ़ा नहीं सकते हैं। और सभी कुछ वीडियो वाले मान लीजिए हैं तो एक परिभाषा देते हैं। हम आपको उसके प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं उसको सबको आपको लिख दे रहे हैं और उसको आप देखिए। तो यहाँ लिखा है परिभाषा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। व्यंजन मतलब क ख ग घ ग घ अंगा से स्टार्ट होता है जो और अज्ञा तक आता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु मतलब श्वास कम मात्रा में निकले, मतलब जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो हवा है, सांस है, या उसी को प्राणवायु कहते हैं, वो कम मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में निकले, या श्वास की कम मात्रा लगानी पड़ती है। मतलब या तो हमारी जो है प्राणवायु किसी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम निकले, या हमको जो है
उस किसी वर्ड को बोलने में बहुत कम श्वास या हवा निकालनी पड़ रही है तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु बहुत कम मात्रा में निकले, मतलब हमारी जो श्वास है, जो हमारी हवा है, वो बहुत कम मात्रा में निकले या श्वास की कम मात्रा लगानी पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये आपका जो है परिभाषा हो गई। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? जिनमें हकार ध्वनि नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि हकार क्या होता है। मैंने भी जो है प्रयास किया कि हकार क्या होता है, तो प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन जो है मैं फिर प्रयास नहीं छोड़ा, मतलब कोशिश करता रहा कि जो है मैं मतलब समझिए एक तरह से आप हमारे बच्चे हैं तो हमको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने गूगल में भी जाकर देखा कि मैं सोचता हूँ कि जो भी शब्द बीच में आ जाता है उस शब्द का परिभाषा और व्याख्या और उसका एक उदाहरण मैं अपने बच्चों को दे दूँ। तो इस प्रकार से मैंने हकार देखा, लेकिन हकार जो है इसका कोई अच्छा जो है व्याख्या और कोई अच्छा चीज़ नहीं मिला कि हकार किसे कहते हैं। लेकिन चूँकि कि इस परिभाषा में लिखा था कि जिनमें हकार ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ये तो लिखा था। लेकिन अब हकार क्या होता है इसको मैं नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने प्रयास किया, अपना प्रयास छोड़ा भी नहीं। तो हम जो है बाद में हमारे समझ में आया कि जो मैं ट्रिक बनाता हूँ, जिस ट्रिक से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को कि अल्प प्राण व्यंजन क्या है, महाप्राण व्यंजन क्या है, बस वही चीज़ यह है। यह ठीक है, वही चीज़ यह है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे हकार, जिनमें हकार ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के तहत समझा रहे हैं, फिर इसको बृहद रूप में फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका आप अंग्रेजी में, जब तक आप अंग्रेजी में नहीं जाएंगे तब तक अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन में विभेदीकरण नहीं कर पाएंगे, उसका वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, उसको छांट नहीं पाएंगे। इस नाते जो है आप लोग इसको जो है अंग्रेजी में तुरंत जाइए, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जाएंगे, तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन जो है अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। बहुत आसान तरीका है, आप हिंदी छोड़िए, अंग्रेजी में पहुंच जाइए तुरंत। अगर अल्प प्राण पूछता है और महाप्राण पूछता है तो आप तुरंत अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में चले जाइए। अब देखिए क की अंग्रेजी क्या होती है, जो हम लोग लिखते हैं के ए। ख की अंग्रेजी लिखिए के एच ए। ग की अंग्रेजी लिखिए जी ए। घ की अंग्रेजी लिखिए जी एच ए और अंगा का एन ए। ठीक है, अब आप लोग, हम लोग सब लोग जानते हैं कि एच का उच्चारण अंग्रेजी में है होता है। क्या होता है? है होता है। यही है जो है हकार है, यही है जो क्या है कार है। अब आप लोग समझ गए होंगे यही है क्या है, हकार। हिंदी में है कहेंगे और अंग्रेजी में यच कहेंगे। ठीक है, यही यच जिसमें आ जाए उसको हकार कहते हैं, और जिसमें ये यच न आवे या है न आवे वो जो है हकार वर्ड नहीं है। तो ये परिभाषा दे रहा है कि जिनमें हकार ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो देख लीजिए क्लियर है, हकार इसमें किसमें नहीं है। आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा यच ही हकार है, यच क्या है? हकार है। तो देखिए किसमें यच नहीं है, देखिए इसमें यच किसमें नहीं है और किसमें है। तो देखिए क में क्या है? यच है, नहीं है। के एच ए में देखिए यहाँ एच है। जी ए में देखिए ग में नहीं है। जी एच ए में देखिए घ में यहाँ पर है, और अंगा में देखिए एन ए में नहीं है। तो जिसमें हकार नहीं है वो अल्प प्राण है। ठीक है, तो वो अल्प प्राण, हकार किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो ये तीनों वर्ड क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। ये तीनों वर्ड क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। कौन वर्ड हो गए? अल्प। अल्प माने छोटा होता ही है, अल्प प्राण। एक ट्रिक यह हो गया जिसमें यच ना हो, वह जो है अल्प प्राण है। दूसरा चीज़ उदाहरण जिसमें यच नहीं हो, पहला ट्रिक हो गया, यच मतलब है। दूसरा ट्रिक है कि अल्प, अल्प मतलब क्या होता है? छोटा। अल्प मतलब क्या होता है? छोटा। तो देखिए इसमें क्या वर्ड हैं? दो वर्ड हैं।
इसमें क्या वर्ण है? 3 वर्ण है। इसमें क्या वर्ण है? 2 वर्ण है। इसमें क्या वर्ण है? 3 वर्ण है। इसमें क्या वर्ण है? 2 वर्ण है। तो छोटा कौन है? अल्प कौन है? अल्प जो है के ए है, जी ए है और एन ए है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो छोटा है, अल्प मतलब छोटा, अल्प प्राण मतलब छोटा, शब्दों से मालूम पड़ा है कि अल्प माने छोटा। तो और जिससे हमें कम वायु हवा निकलती है हमारे कंठ से, वो छोटा वाला। तो क्या देखिए बोलने में तुरंत कहेंगे क, और इसको बोलते हैं ख, इसको बोलते हैं ग, और इसको बोलते हैं घ, इसको बोलते हैं अंग। तो यहाँ देखिए बोलने में भी आप पकड़ लेंगे कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। तो यहाँ तो मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से बताया है कि यच आया है। यहाँ भी देखिए यच आया है, ठीक है। लेकिन हम इसको बोलते कैसे हैं, कैसे ये है आएगा हमारे वर्ड में, इसको बोलने का तरीका देखिए। आप खुद बोल कर देखिए कि किस प्रकार ये हकार हमारे वर्डों में कहाँ आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो किस तरह हम बोलते हैं, देखिएगा क ख। तो ख जब बोल रहे हैं तो देखिए है आ रहा नहीं आ रहा है लास्ट में। देखिए क, क्या स्पष्ट आपको सुनाई देता होगा। क जो है कैसे कबूतर वाला आपको स्पष्ट सुनाई देता होगा कि मैंने क बोला है और जल्दी से बोला है। लेकिन जब मैं ख बोलूँगा तो थोड़ा लंबा लूँगा और आपको उच्चारण में हमारे लास्ट में जैसे क का पहले सुनाई देगा, के से आपका क बनेगा, फिर है सुनाई देगा, फिर यह सुनाई। ये 3 वर्ड से बना हुआ है ख। कौन कौन? आधा क और एक तरह समझिए है और फिर यह, एक तरह से 3 वर्ड से बन रहा है। और इसी तरह मैं बोलूँगा, देखिएगा क, देखिए स्पष्ट सुनाई दिया। ख, ख, ख में है आ रहा नहीं आ रहा है। क, ख, ग, देखिए ग स्पष्ट सुनाई दे रहा, लेकिन घ क्या हो रहा? घ आ रहा ना, घ अंगा। इसी प्रकार आपका होगा च, छ, ज, झ, य। तो यहाँ च का अंग्रेजी क्या होता है? सी एच। ये च तो पहले से ही रहता है यहाँ पर। फिर होता है सी डबल एच ए, फिर ज का जे ए, फिर झ का होता है जे एच ए, फिर इया का ए, ठीक है। तो ये चूँकि च का स्पेलिंग होता है सी एच, तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें देखिए एक डबल एच बढ़ा है, इसमें भी एच बढ़ा है, ठीक है। तो जो च है ये हमारा क्या है? अल्प प्राण है। इसमें अगर हम अल्प से देखें, एच यहाँ पर देखिए डबल एच है, यहाँ पर एक एच है, सिंगल एच है। तो आपको मैंने बताया कि अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब छोटा। तो यहाँ देखिए सिंगल एक एच है और यहाँ क्या डबल है। तो इसमें छोटा कौन हुआ? ये छोटा हुआ। बड़ा कौन हुआ? ये हुआ, ठीक है। छोटा इसमें कौन है? ये हुआ। बड़ा कौन है? ये हुआ। छोटा कौन है? ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम देखें तो ये जो है आपका च, ज और इया जो है क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। और जो बाकी बच रहा है ये जैसे छ और झ, क्योंकि इसमें हकार है, देखिए अच है, इसमें भी है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। तो आप लोग शायद इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, फिर लिखा है प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ण। यहाँ देखिए मैंने जो आपको बताया है प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में बताया है कि कचट तप कैसे होता है, क ख ग घ ङ, च से होता है च छ ज झ ञ, ट से होता है ट ठ ड ढ ड़, त से होता है त थ द ध न, प से होता है प फ ब भ। मतलब ये 5 जो वर्ग हैं और इसमें 5 में 5 जो अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो इन वर्गों में जो प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण, पहला और तीसरा, उसके बाद पांचवा, ये 5 वर्ण जो होते हैं, यही 5 वर्ण जो है, पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण और पहला वर्ण, ये जो है कौन होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम अल्प प्राण व्यंजन है ना, तो यहाँ गलत लिखा गया है। प्रथम, उसके बाद होता है तृतीय, उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा पंचम, ठीक है। पंचम मतलब 5वां। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है, तथा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन मतलब ऐसे समझिएगा अर लव जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तथा सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं
अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कौन कौन वर्ण जो है अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन के। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो देखिए आपका स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें देखिए कैसे है, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इन्हीं 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन की, यहाँ तक केवल बात कर रहा है, पूरा ये अलावा और स और छत्रज्ञा तक की बात नहीं कर रहा है। ये केवल स्पर्श व्यंजन इतना से इतना जो है हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पर्श व्यंजन होता है। तो इसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। फिर कह रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन होते हैं, अ, र, ल, व। ठीक है, और कह रहा सभी स्वर, सभी स्वर मतलब सभी मात्राएं। तो देखिए सभी मात्राएं जो है कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। तो अ, आ 2, ई 4, उ 5, री 6, एक 7, ऐ 9 और उ 11। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 स्वर, अर लव जो है 4 और उसके बाद जो है 25 वर्ण है। कुल मिलाकर के कितने हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन, नहीं 25 में जो है आपका 25 स्पर्श व्यंजन है, जिसमें जो है ये वाला अल्प प्राण है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्प प्राण व्यंजन। फिर क्या है, अल्प प्राण व्यंजन तृतीय लाइन वाला, फिर पांचवा लाइन वाला अल्प प्राण व्यंजन। ये दोनों जो है महाप्राण व्यंजन है। इसको मैंने नहीं लिखा है, इसको महाप्राण जब पढ़ाएंगे उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, केवल आपके दिमाग में थोड़ा सस्पेंशन न रहे और देखने में साफ साफ दिखाई दे कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन है, इस नाते मैंने जो है अल्प प्राण व्यंजन का ही वर्ण लिखा है। इसमें महाप्राण का नहीं लिखा है, महाप्राण है लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर। तो देखिए अल्पप्राण क, च, अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन हुए, ये जो मैंने लाल रंग से घेरा हूँ यही जो है लाल रंग वाला जो है के अंदर में जो है वही अल्पप्राण व्यंजन है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण ये हो गए, 4 ये हो गए, 15 4 19 और 11 यह, मतलब कुल मिलाकर के 30 वर्ण जो होते हैं यह आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। 52 वर्ण में समझिए 30 जो है आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नोट में लिखा है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है क्रमांक से, मैंने वर्ण क्रमांक आपका होता ही, जैसे वर्ण क्रमांक होता है 1, मैंने यहाँ देखिए लिखा हूँगा 1 2 3 4 5। तो पहला क्रमांक, फिर तीसरा क्रमांक, फिर उसके बाद पाँचवा क्रमांक। तो ये 5 क्रमांक हो गया, प्लस र ल व, मतलब यह र जो अंतस्थ अक्षर हैं 4 र ल व ये प्लस हो गए। और सभी स्वर देखिए यहाँ पर लिखा है 1 3 5 वर्ण क्रमांक से। ठीक है, और उसके बाद र ल व 4 और सभी स्वर जो 11 होते हैं, कुल मिलाकर जो है ये क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा विशेषता, जिस वर्ण में यक्ष मतलब हकार न हो उसको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्प प्राण और महाप्राण में एक पहचान और भी है। देखिए अल्प प्राण, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, यहाँ अल्प प्राण व्यंजन और यहाँ महाप्राण व्यंजन। ठीक है, ये है। तो जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला में, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आता है, यह आता है कि मैं आता है, पहले क्या आता है, पहले यह आता है कि मैं आता है, कौन चीज़ पहले आता है। स्वर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अ से अमरूद, आ से आम, तो अ आ इ उ री ए ओ अंक, तब क ख ग घ म अंगा छ छ ज झ, तो शुरू में कौन आ रहा, अ आ रहा है। तो यह जो है हमको बता रहा है कि पहला है, यह क्या बता रहा है, पहला है। तो जैसे शुरू में जो है, जैसे हमारे जो वर्णों का संख्या है 5 है ना,
देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हो गया क, इसमें हो गया ख, इसमें हो गया ग, इसमें हो गया घ, इसमें हो गया अंगा। तो यह से शुरू कर रहा तो ये यह जो है पहला हो गया, ठीक है। यह से मतलब अल्पप्राण मतलब पहला। तो जब ये इसमें पहला हो गया तो उसके बाद हम एक छोड़ देते हैं, फिर तीसरा हो गया, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर पांचवा हो गया। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि अल्पप्राण व्यंजन जो है 1 से स्टार्ट होगा तो 1 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा, उसके बाद 5 रहेगा। ये पहला चीज़ हो गया। और महाप्राण में जो जो बच रहा है, जैसे आपका यहाँ 2 बचा और यहाँ 4 बचा, तो ये जो 2 और 4 है ये आपका सम संख्या एक तरह से देखिए। जैसे सम संख्या कौन होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 होते हैं ना, इनको हम सम संख्या कहते हैं। तो ये सम संख्या में आता है। जो महाप्राण होता है वो किस संख्या में आता है, महाप्राण जो है सम संख्या में आता है। और अल्प प्राण किस में आता है, विषम संख्या में। अल्प प्राण जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1 3 5, ठीक है। अल्प प्राण जो है 1 3 5 जो है अल्प प्राण जो है ये विषम संख्या में आता है, सदैव याद रखिएगा। और जो महाप्राण है ये हरदम सम संख्या में आता है। एक ट्रिक और इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ लिखा अ ल प, ठीक है। तो एक प्रकार से देखिए इसमें 3 वर्ण आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 वर्ण आ रहा है। और महा में देखिए कितना वर्ण आ रहा है, 2 आ रहा है। तो महा में 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 4 6 सम वर्ण में जाएगा। किस में जाएगा, सम वर्ण में। जैसे देखिए महा, ठीक है। महा में कितने वर्ण आ रहे हैं, 2 वर्ण आ रहे हैं। तो 2 और 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। तो इस कहने का मतलब ये है ये सम जाएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 4। तो जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंगा है तो दूसरा अक्षर हो जाएगा और चौथा अक्षर हो जाएगा, ठीक। एक पहचाने भी हो गया। और अल्प प्राण में देखिए अल्प में क्या वर्ण है, 3 वर्ण है। तो पहला यह से मैंने बताया है कि यह से स्टार्ट होता है तो पहला हो ही गया। और 3 अल्प मतलब 3 मतलब विषम राशि है तो ये तीसरा हो गया। और तीसरे के बाद 1 और 3 हो गया तो 3 में 2 जो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो पहला, तीसरा और 5वां जो है ये जो विषम राशि का क्रम संख्या पे रहता है ये आपका अल्प प्राण हो गया। और ये जो सम पे रहेगा वो कौन हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे भी और क्लियर किया जाएगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ देख लिया, उसके बाद आगे हम देखते हैं। फिर देखिए लिखा है महाप्राण व्यंजन, ठीक है। तो महाप्राण व्यंजन में इसकी हम पहले परिभाषा देते हैं। परिभाषा क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु मतलब श्वास अधिक मात्रा में लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जिस प्रकार से हमारी जो प्राण वायु है, श्वास है, जिन अक्षरों जिन वर्णों के उच्चारण में हमको अधिक मात्रा या अधिक समय लगता है, अधिक मात्रा या अधिक समय लगता हो बोलने में, वो जो है हमारी कौन वर्ण है, महाप्राण व्यंजन। महा मतलब बड़ा होता है, महान होता है। महा से क्या होता है, महान। महा से क्या होता है, महान। महान मतलब बहुत बड़ा। तो उसी प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, कितना समय लगे, बहुत ज़्यादा समय लगे, वो हमारे क्या है, प्राण वायु। जिसमें ज़्यादा समय लगता है वो हमारी महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। आगे देखिए इसमें और क्या लिखा है, जिन वर्णों में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। वही बात मैंने आपसे कहा कि अल्प प्राण में जो है हकार ध्वनि नहीं रहती है, जबकि जो है महाप्राण में हकार ध्वनि रहती है। तो आपने देखा ही कि जो है जैसे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, क ख ग घ अंगा। अब इसका अंग्रेजी मैंने कहा, तुरंत अंग्रेजी में आप जाइए। हकार जिसमें रहेगा वो महाप्राण, और जिसमें हकार नहीं रहेगा मतलब यच नहीं रहेगा वो जो है अल्पप्राण व्यंजन। तो इसका अंग्रेजी तुरंत लिखिए, के ए, इसका होगा के एच ए, इसका होगा जी ए, इसका होगा जी एच ए, और इसका होगा एन ए, ठीक है। तो यच किस में है, इसमें है, और एच किस में है, इसमें है। ये दोनों क्या हो गए, महाप्राण। बस तुरंत करिए। और इसमें एच नहीं है, इसमें एच नहीं है, और इसमें एच नहीं है, ये आपका कौन हो गया, अल्प प्राण। बस यही ट्रिक है, और क्या करना है बस। आगे देखिए, प्रत्येक
स्पर्श वर्ग के वर्ण का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। मैंने आपको बताया है कि जो है इसमें कौन क्रम आ रहा है। देखिए क नंबर 1 आ रहा है, ख 2 नंबर पे, ग 3 नंबर पे और घ 4 नंबर पे और अंग 5 नंबर पे। तो सम वर्ण महा, मैंने आपसे कहा है म हा में क्या वर्ण आ रहा है, 2 वर्ण आ रहा है। तो इसको हम सम में जाएंगे 2, और 2 के बाद क्या आएगा 4। ठीक है, 2 के बाद महा मतलब 2 और 2 मतलब सम वर्ण। सम वर्ण किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो 2 अब में 2 और जोड़ेंगे क्या 4, तो हो गया आपका दूसरा और चौथा वर्ण जो है क्या है, महाप्राण है। बाकी जो बचा फर्स्ट, थर्ड और फाइव्थ वो क्या हो गया, अल्प। जिसको अल्प मैंने आपको बताया इसमें 3 वर्ण आ रहे हैं, तो 3 क्या है, विषम राशि है। तो जब विषम राशि है तो क्या होगा, ये जो है अल्प अल्प प्राण होगा। तो इसमें हो जाएगा 1 3 5 और महाप्राण में हो जाएगा 2 और 4। ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर देखिए प्रत्येक समवर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। वही बात मैंने जो आपको बताया है कि प्रत्येक समवर्ण मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो समवर्ण कौन है, 2 और 4 हैं। तो ये जो समवर्ण है यही महाप्राण है। तो इसमें कौन आएगा, पहले में आ जाएगा क, दूसरे में आ जाएगा ख, तीसरे में आ जाएगा ग, चौथे में आ जाएगा घ और पाँचवें में आ जाएगा अंगा। तो ये हमारा जो ख है और जो हमारा घ है ये क्या है, महाप्राण है। और दूसरा प्राण जो है ट्रिक ये है कि इसको अंग्रेजी जब बनाएंगे तो इसमें यच आ जाएगा, और इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो यच आ जाएगा। तो ये यच जो है ये क्या हकार है, यही हकार इसमें है, तो आपका महाप्राण है ये। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जो है यहाँ देखिए जिस प्रकार मैंने अल्प प्राण महा का जो है आपको दिखाया, ये जो है अल्प प्राण, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वहाँ आप ले सकते हैं। एकदम बनाया बहुत बढ़िया है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो अंग ड़ न म, ये इसको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और दूसरे भाषा में इसको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ये भी अल्प प्राण ही होते हैं। कभी कभी पूछ देता है टेट सीटेट सुपर टेट में कि जो पंचमाक्षर हैं या जो नासिक व्यंजन होते हैं वो किस वर्ण में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं कि महाप्राण में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो अल्प जो है पंचमाक्षर मतलब अंग ड़नम है, ये आपका जो है किस में आएगा, यहाँ लिखा है अल्प प्राण में। यहाँ देखिए अल्प प्राण लिखा है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जो है महाप्राण का मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए महाप्राण का, अब देखिए यहाँ पर क वर्ग में आपका क ख ग घ अंगा है, च छ ज झ इया है, ट ठ ड ढ अड़ा है, त थ द ध न है, प फ ब भ म है। तो इसमें जो है जो महाप्राण वाले वर्ण हैं, जैसे आपका ख का अंग्रेजी क्या होगा, के एच ए, और इसका होगा जी एच ए। छ का होता है सी डबल एच ए, और झ का होता है जे एच ए। तो इस प्रकार इस लाइन में जितना भी वर्ण हैं और इस इधर भी जितना वर्ण हैं, सब में आप देखेंगे कि इसमें जो है एच आएगा, मतलब है कार आएगा। तो इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि है मतलब महा, जैसे महा है ना, महा में भी है आ रहा है। तो ये जो हकार, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो बहुत अच्छा से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे महाप्राण पूछ दे, महाप्राण, ठीक है। तो महाप्राण में देखिए महा में है आ रहा है, तो जिस अंग्रेजी के वर्ण में है आए मतलब यच आए, जिस अंग्रेजी के वर्ण में यच आए मतलब ये है, तो समझ लीजिएगा कि वो महाप्राण व्यंजन है। किसमें, स्पर्शी व्यंजन में। अब कह रहा है यहाँ देखिए श श श, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए जो हमारा उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन में भी देखिए अंग्रेजी में यच आ रहा है। जैसे आप बड़ा से लेंगे तो क्या होता है उसकी अंग्रेजी यस एच ए, इसमें भी च आया, एच आया, तो एच का मतलब है हुआ, तो ये भी हकार है, इसका मतलब महा वाले में आएगा। देखिए अल्प बोलेंगे तो अल्प में नहीं आ रहा है, लेकिन महा में है आ रहा है। महा में क्या आ रहा है आ रहा है, जिसका अंग्रेजी यच होता है। तो इसमें जो है यस एच ए देखिएगा, इसमें यच आ गया ना, तो समझ जाइएगा कि ये कौन वर्ण है, महाप्राण। ये से क्या होता है, महाप्राण। फिर बड़ा पटभरुआ से देखिए, इसको तो हम बड़ा से कहते हैं, उसको हम जो है व्याकरण की भाषा में इसको हम तालब्बी श कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेटभरुआ श होता है जिसको हम मूर्धन्य श कहते हैं। इसका भी अंग्रेजी देखिए एस एच ए आता है, तो इसमें भी एच आया, मतलब महाप्राण है। उसके बाद देखिए छोटा स, तो छोटा स में एस ए आता है, ठीक है।
ये किदवंती है, लेकिन आप जान लीजिए कि जब जतिया एक ही है, एक ही वर्ग में है, तब श श जब दो श, यहाँ बहुमत देखिएगा कि जब दो श मतलब बड़ा श और एक पेट भरुआ श, मतलब जिसको तालव्य श कहते हैं, जिसको मूर्धन्य श कहते हैं, ये दोनों श जब दो श जो है आपके महाप्राण में आ गए तो ये कहाँ से जाएगा? ये भी इसी में रहेगा, इसमें जाएगा, इसी में रहेगा ना। जब दो भाई इसके महाप्राण में आ गए तो ये एक भाई कहाँ दूसरे वर्ग में जाएगा? ये भी तो इसी वर्ग का अंग होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। दूसरा है स्वर अंतर्मुखी व्यंजन है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि है जो है महाप्राण व्यंजन का एक मुख्य जो लक्षण है हकार है। क्या है? हकार है। तो जब इसका मुख्य लक्षण हकार है तो यह कहाँ जाएगा? है तो इसमें रहना ही रहना है, क्योंकि यह एक लक्षण है। क्या है? एक लक्षण है जिससे हम पहचानते हैं कि जो है ये जो है महाप्राण व्यंजन है। जैसे आपको ख लिखना है, के या चे ख लिखना है, तो इसमें जो है यही जो है तो बता रहा है कि ये महाप्राण व्यंजन है, यही तो बता रहा है कि हम महाप्राण व्यंजन हैं। तो जब ये यच बता सकता है कि हम महाप्राण व्यंजन हैं, तो क्या यच अलग दूसरे जगह जाएगा? जो यच है ये कहीं दूसरे जगह जाएगा? ये भी तो इसी में रहेगा। तो है भी जो है का है महाप्राण व्यंजन है। तो चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस नाते जो है मैं आज चाह रहा था कि सघोष और अघोष भी इसी में पढ़ा दें, इसी वीडियो में, लेकिन जो है वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस नाते मैं जो है इसको जो है तुरंत इस वीडियो को मैं चूँकि लिखा हूँ और इसके बाद तुरंत मैं इस वीडियो को जो है आपको जो है प्रेषित कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, और आप लोग उसको तुरंत देखिएगा। और उसमें इसके बाद जो हम वीडियो ला रहे हैं जिसमें सघोष और अघोष है, उसमें बहुत ही अच्छा तरीके से मैं जो है इसका सार्टिक बनाया हूँ। अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण एक ही मतलब नक्शा में सब है, और उसको आप देखते ही समझ जाइएगा कि कौन कौन शब्द कहाँ पर लिखना है, कौन कौन शब्द कहाँ पर रहेगा और कौन कौन शब्द कहाँ रहेगा। और उसको मैंने एक तरह से वर्गीकृत कर दिया कि कहाँ से लेकर अघोष होगा, कहाँ से लेकर सघोष होगा, और कहाँ से लेकर अल्पप्राण और कहाँ से लेकर महाप्राण होगा। तो वह वीडियो आप देखेंगे, ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारा जो ट्रिक है बताए हैं, यह ट्रिक भी अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना आत्मीय कमेंट अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।